फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन। श्वसन क्रिया की क्रियाविधि क्या है, श्वसन क्रिया कैसे संपन्न होता है, इसके बारे में डिटेल्स अध्ययन करेंगे। श्वसन क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बिना आदमी श्वास लिए बिना रह नहीं सकता। प्रत्येक क्षण श्वास लेता है। तो श्वास लेने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, इसको जानने और समझने के लिए सर्वप्रथम जो इसका पहला पार्ट एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, वो अच्छी तरह से सारे पार्ट्स याद रखना ज़रूरी है, तब ये चीज़ें आसानी से समझ में आएगा। तो ये अभी हम जस्ट शॉर्ट में ये बताते हैं कि श्वसन क्रिया की क्रियाविधि जो है, उसमें जैसे इस डायग्राम में शो किया गया है, इस डायग्राम में 3 स्टेप शो किया गया है। एक जो है सेंसर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ जो है सेंसर का मतलब स्टिमुलस, तो स्टिमुलस मैसेज पहुँचाने का काम, श्वसन संबंधी जो भी क्रियाएं है उसकी मैसेज पहुंचाने के लिए जो है। और मैसेज कहाँ पहुंचेगा, ब्रेन में पहुंचेगा, सीएनएस में पहुंचेगा। तो इसलिए जो है मैसेज पहुंचाने के लिए जो केमो रिसेप्टर्स होते हैं, ये सेंट्रल लेवल पर भी होते हैं और पेरिफेरल लेवल पर भी होते हैं। इसकी डिटेल हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक अभी शॉर्ट में। तो रिसेप्टर्स, विभिन्न प्रकार के रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर्स का काम है कि जो है स्टिमुलस को पहुंचाना। इसलिए देखिए लिखा हुआ है इनपुट। मैसेज क्या है, स्टिमुलस क्या है, इनपुट है। तो इनपुट गया यहाँ, फिर इनपुट के हिसाब से कार्रवाई होगी। तो वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे कार्रवाई होती है, तो वो हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये है कि हाँ, इस तरह से ये संपन्न होता है। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है सीएनएस लेवल पर, तो उसकी सूचना जो है इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगा। तो इफेक्टर ऑर्गन रिस्पायरेशन संबंधित कौन कौन से हैं, तो विभिन्न प्रकार के मसल्स जो हैं, इंटरकोस्टल मसल जो है वो हुआ, डायफ्राम हुआ, एब्डोमिनल मसल हुआ, तो ये सब रिस्पायरेशन में मदद करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनके वन बाय वन डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी ओर जो यहाँ पर हम शो किया, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने की प्रक्रिया का नियंत्रण कैसे होता है, तो बिल्कुल एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम आपको बताए होंगे कि डायफ्राम जो होता है वो एक स्ट्रक्चर है, डोम शेप्ड होता है, जो कि थोरेसिक केज और एब्डोमिनल केज को डिवाइड करने वाला, पृथक करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। तो और रिब के साथ जो है इंटरकोस्टल मसल रहते हैं, तो ये दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ, तो ये चीज़ ही इस डायग्राम में इफेक्टर्स ऑर्गन बताए गए हैं। तो वो चीज़ें थोड़ा सा यहाँ ऑलिब्रेट किया गया है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो क्या प्रक्रिया होगी, तो ये प्रक्रिया देखिए, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा, इनमें कॉन्ट्रैक्शन दोनों में होगा। थोरेसिक कैविटी जो है इंक्रीज होगा, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा, तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करने से प्रेशर घटता है। जब प्रेशर घटेगा तो बाहर से हवा अंदर की ओर प्रवेश करेगा, इसको इंस्पायरेशन बोलते हैं। तो देखिए ये इंस्पायरेशन यहाँ लिखा हुआ है। इंस्पायरेशन तो एक क्विक रिवीजन टाइप की ये है कि प्रक्रिया को अच्छी तरह से मोमेराइज करने का है। इसके बाद जब ऑक्सीजन बाहर से अंदर की ओर श्वास के रूप में लिया जाएगा, इंस्पायरेशन जिसे कहता है, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता घटेगी, ये सिंबल दिया हुआ है। इसके बाद फिर जो अल्वियोलाई जो होता है, टर्मिनल पहाड़ जो होता है, वो एयर सैक भी कहते हैं, उसमें प्रेशर रिसेप्टर होते हैं, वो स्टिमुलेट होंगे, वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचेगा। ब्रेन से जो है एसिटाइलकोलिन का सिक्रीशन होगा। यहाँ से फिर जो है अगेन, यहाँ चूंकि डायफ्राम में इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन था, अब यहाँ रिलैक्सेशन होगा। और रिलैक्सेशन होगा तो देखिए क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो इंस्पायरेशन हुआ था, रिलैक्सेशन होगा तो उसका उल्टा होगा, एक्सपायरेशन होगा। तो इसलिए देख लिखा हुआ एक्सपायरेशन, तो जो प्रक्रिया यहाँ हुआ था उसका उल्टा होगा। यहाँ थोड़ी सी कैविटी डिक्रीज करेगा, यहाँ इंक्रीज किया था। यहाँ फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ब्लड में अधिक रहेगी और जिससे स्टिमुलस मेडुला को जाएगा। तो ये एक जो है इस चीज़ को समझने के लिए जस्ट जो डायग्राम बनाया गया है ये है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन में हम 5 पॉइंट्स के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। पहला
है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन में ही दो शब्द बिंदु है, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। तो अब यहाँ पर इसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। दूसरा पॉइंट है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, तीसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन, चौथा है रिस्पायरेशन किस तरह से केमिकली कंट्रोल होता है, और पांचवा फिर सर्व बिंदु है कि सीएनएस द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाता है। सीएनएस और नर्वस कंट्रोल, सीएनएस तो जुड़ा हुआ होगा नर्व द्वारा होगा, तो वो कैसे कंट्रोल होता है, ये चीज़ें तो 5 बिंदु के अंतर्गत हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपायरेशन, तो जैसा कि इसका नाम है एक्सपायरेशन, इसका दूसरा वर्ड देखिए यहाँ एक्सहेलेशन भी कहा जाता है। एक्सहेल करना मतलब श्वास छोड़ना, हिंदी में शाब्दिक अर्थ हुआ श्वास छोड़ना। अब देखिए इस चीज़ को यहाँ पर देखिए डायग्राम से भी ये हो रहा है कि श्वास छोड़ने में क्या होगा। देखिए ये डायफ्राम है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये डॉम से अर्धचंद्राकार जो ये दिखाई दे रहा है डॉम से, वो ये डायफ्राम है। तो यहाँ आप देखिए डायफ्राम है, तो ये जो है डायफ्राम जो है ये इस कंडीशन में हुआ तो ये एक्सहेलेशन होता है, अंदर प्रेशर बढ़ेगा, अंदर लंग्स के अंदर, ये लंग्स है ना, ये लंग्स से है ये, तो प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो इससे ब्रोंकस ब्रोंक्यूल से होता हुआ नेजल चैम्बर लैरिंग से होता हुआ एयर जो है बाहर निकलना। तो एक्सहेलेशन का मतलब वही हुआ कि जो बाहर निकलता है, बाहर क्या निकलता है सभी लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना एक्सहेलेशन कहलाता है। तो ये चीज़ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस, इसमें क्या है, एक्सहेलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग टू द आउटसाइड, लंग से बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ये चीज़ है, ये शॉर्ट में समझने के लिए। बाकी आप लोग एनाटॉमी जानते हैं तो ये कैसे कैसे निकलेगा वो आप डिटेल में यहाँ लिख सकते हैं। ब्रोंकस ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग से लैरिंगोफेरिंग, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग से नेजल चैम्बर से होता, नोस्ट्रल से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें जो है आसान है इसमें। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, रिप्स मूव डाउन, रिप जो है नीचे की ओर मुड़ता है। तो देखिए डाउन में ये दिखा, देखो रिप दिखाया गया ना, ये रिप नीचे की ओर डाउन हो रहा है, तो ये चीज़ है। और डायफ्राम मूव अप, डायफ्राम ऊपर की ओर, देखिए ये उल्टा, इसलिए ऊपर की ओर अप में ये दे है संकेत दे रहा है, ये अप का ये डाउन का, जिससे ये अप डाउन होने से क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज डिक्रीज, थोरेसिक केज का, थोरेसिक केज का मतलब इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुआ। जब इसके अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फिर आगे के फिनोमेना का हुआ, एयर जो है लंग्स के अंदर से बाहर की ओर जाएगा, इसी को एक्सहेलेशन कहते हैं। और ये पैसिव प्रक्रिया है, ठीक है, पैसिव प्रक्रिया। अब इसका दूसरा इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का देखिए जो अभी आपको बताया गया उसका उल्टा आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो है अब जो ये डोम थ्रेड था वो अब नीचे की ओर आएगा, डायफ्राम नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर उठेगा। ये इसमें आप देखिए इवेंट्स जो है इसमें है उसका जो पहला का उल्टा होगा। द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस, पहला है इंस्पायरेशन का मतलब शाब्दिक करते हुआ कि बाहर से ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट के मतलब बाहर से इनटू द लंग्स, लंग्स तक पहुंचना। अब लंग्स तक कैसे पहुंचेगा इस चीज़ को आप ये डिस्क्राइब कर सकते हो कि लंग्स तक कैसे पहुंचा, कैसे, नोस्ट्रल नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद लंग्स में पहुंचा। तो ये इस तरह से चीज़ें आप चूँकि एनाटॉमी में पढ़े हैं तो ये लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम अंडर को कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने से देखिए दो चीज़ हुआ, रिब जो है ऊपर की ओर और बाहर की ओर उठेगा और डायफ्राम नीचे की ओर। तो यहाँ देख लीजिए डायग्राम में इसीलिए देखें, रिब इधर की ओर देखिए शो कर रहा है नीचे, और ये नीचे की ओर डाउन की ओर शो कर रहा है।
तो इस यही तो है, जब नीचे की ओर ये आएगा ना तो फिर ये इधर भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ये ऊपर की ओर उठेगा तो इधर भी बढ़ जाएगा, तो दोनों ओर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी लैटरल साइड में भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ट्रांसवर्स साइड में भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ जस्ट समझने वाली है। इसके बाद एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ये बहुत सिंपल एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। सबसे पहले ये चीज़ समझो कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ। देखो अल्वियोलाई, ये दोनों डायग्राम में अल्वियोलाई का मतलब है कि जो लंग्स के अंदर जो ब्रोंकस और उसका कई सब डिवीजन होकर ब्रोंक्यूल से फिर अल्टीमेटली लास्ट में एयर सैक, जिसको अल्वियोलाई कहते हैं, एयर सैक में हवा भर गया तो यहाँ एयर सैक से और ये जो है ब्लड में जो एक्सचेंज होना, ये कहलाता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। जो हो चुकी यहाँ पर ये चीज़ें जो है तो एक्सटर्नल ये चीज़ें यहाँ भी है और देखो यहाँ भी वो दिया है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल का, देखिए दोनों का है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या है, इंटरनल रिस्पायरेशन क्या है। तो यहाँ इस डायग्राम से, ये इस डायग्राम में तो ये बताया गया कि किस तरह से ये दोनों एक के साथ बिल्कुल मिले हुए रहते हैं। यानी लंग्स में जो अल्वियोलाई है, जो टर्मिनल भाग है जहाँ हवा भरी रहती है, और उसके चारों ओर कैपिलरी का नेटवर्क होता है, तो एक्सचेंज इसी दोनों के बीच में होता है। वो चीज़ें यहाँ शो किया गया। अब ये चीज़ शो किया गया कि कैपिलरी है तो कैपिलरी में आरबीसी होगा। तो आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन आरबीसी के साथ संयुक्त होगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है जिसे सर्कुलेट करता है। तो यहाँ से यहाँ आने की प्रक्रिया वो चीज़ें है। तो वो चीज़ को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा ये डायग्राम देखा जाए। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में देखो ये है ब्लड, तो और यहाँ अल्वियोलाई में हवा भरा हुआ है। तो हवा यहाँ अधिक है, यहाँ हवा यहाँ कम है, तो सीधा है कि डिफ्यूजन होगा ना अधिक से कम की ओर, तो अधिक से कम की ओर यहाँ से यहाँ चला गया सीधा। ये चीज़ है। तो इसी को टेक्निकल टर्म में ये कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर यहाँ इसमें कैपिलरी में कम है, तो अधिक से कम की ओर डिफ्यूजन आसानी से होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसका दूसरा, उसका उल्टा देखो, यहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, फिर जो है ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो अधिक से कम की ओर यहाँ से जो है ये इसमें जाएगा। तो ये चीज़ें एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, जो गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर लंग्स के पास जो हो रहा है वो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हो गया। अब तो ये चीज़ इसी को यहाँ पर है, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द अल्वियोलाई ऑफ द लंग एंड द ब्लड इन द पल्मोनरी कैपिलरी अक्रॉस द रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। तो ये चीज़ें हैं, इन दोनों के बीच में गैस का विनिमय होना, आदान प्रदान होना, तो ये कहलाता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल, बस याद रखना है इंटरनल रिस्पायरेशन में होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये कैपिलरी है, ठीक है, और ये है टिश्यू। तो अल्टीमेट क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ साथ फ्लो करता हुआ अल्टीमेटली टिश्यू में पहुंचेगा। वो जो भी अंग है, अंग में टिश्यू होते हैं, तो सभी टिश्यू माने अंग के टिश्यू में पहुंचना होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ दिखा है इंटरनल रिस्पायरेशन, इसीलिए इसका दूसरा नाम है कि सेल टिश्यू जो है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन भी इसका दूसरा नाम है। इंटरनल रिस्पायरेशन को सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ जो सेलुलर रिस्पायरेशन, यहाँ सेम चीज़ है, ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ टिश्यू में ऑक्सीजन कम है, यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा। फिर यहाँ मेटाबॉलिज्म होगा, जब मेटाबॉलिज्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बन रहा था, यहाँ अधिक है और इसमें कम है, तो यहाँ से ये डिफ्यूज कर दिया, यहाँ से फिर आया, फिर यहाँ से ये जब पहुँचेगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है ब्लड में अधिक हो गया, तो ब्लड से फिर अल्वियोलाई में जाएगा और अल्वियोलाई में एक्सहेलेशन के साथ बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज़ें एक्सटर्नल रिस्पायरेशन ये हुआ, इंटरनल रिस्पायरेशन ये हुआ। तो ये सिंपल चीज़ है, डायग्राम द्वारा आसानी से समझा जा सकता है और ये समझ के फिर आसानी से लिखा भी जा सकता है। अब हम चौथा बिंदु डिस्कस करते हैं, केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल एक तो बेसिक चीज़ है कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड
की जो सांद्रता है वो केमिकली स्टिमुलेट करता है। तो ये मुख्य चीज़ है, अफेक्टेड बाय द चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन। टेंशन के मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ ब्लड, ये तो सभी लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ होगा तो एसिडिटी बढ़ेगा ब्लड का, एंड जो कि एसिडिटी बढ़ने से एक स्टिमुलस के तरह जो है ये काम करता है। अब देखो मेन इसमें जो है, और केमिकल कंट्रोल में जो मेन जो रोल होता है वो केमो रिसेप्टर का होता है। तो केमो रिसेप्टर का यहाँ पर ये डायग्राम देखो, केमो ये थोड़ा सा केमो रिसेप्टर को कहाँ पर होता है, तो ये अगर डायग्राम पर थोड़ा देरी ध्यान दिया जाए तो वो आसानी से मेमोराइज किया जा सकता है उसको। तो देखो स्ट्रक्चर्स यहाँ देखिए, दोनों स्ट्रक्चर्स है जो कि मैं ये बताना कि प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पर केमो रिसेप्टर होता है। तो केमो रिसेप्टर दो तरह का होता है, एक सेंट्रल केमो रिसेप्टर होता है, तो सेंट्रल का मतलब सीधे ब्रेन में होगा, तो ब्रेन में मेडुला में है, और पेरिफेरल का मतलब पेरिफेरल रीजन में, तो पेरिफेरल रीजन में जो है वो ये पेरिफेरल रीजन का ये बताया गया है। देखो ये अरोटा, आर्क ऑफ अरोटा, देखिए आर्क की तरह ना, आर्क ऑफ अरोटा, आर्क ऑफ अरोटा में एक यहाँ होता है, तो आर्क ऑफ अरोटा में एक होता है इसका केमो रिसेप्टर, और एक फिर जो है दूसरा जो कैरोटिड बॉडी होता है, तो कैरोटिड बॉडी जो है वो यहाँ देखिए शो किया गया है, बॉडी कैरोटिड बॉडी एक जो यहाँ से निकला, तो ये कैरोटिड बॉडी है, यहाँ भी ये शो किया है। अब ये जो भी चीज़ देखो आर्क ऑफ अरोटा जो यहाँ है, तो यहाँ से केमो रिसेप्टर है, तो इससे जुड़ा देखो नर्व निकल रहा है, और ये नर्व सीधे जाएगा ब्रेन में, तो स्टिमुलस जो है ये रिसीव करके ब्रेन को देगा। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अभी बताएं टेंशन ज़्यादा होगा, ये स्टिमुलेट होगा, ये मैसेज यहाँ से नर्व से जाएगा ब्रेन में। तो एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, तो देखो ये है, ये कैरोटिड बॉडी है, तो कैरोटिड बॉडी एक हो गया और एरोटिक बॉडी ये हो गया, ये दो होता है। तो ये चीज़ें यहाँ, तो केमो रिसेप्टर में ये चीज़ आपको बताना है। नेक्स्ट अब है जो लास्ट है, सीएनएस कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल क्या होता है, ये चीज़ें। तो इसमें बहुत सिंपल, सीएनएस का मतलब होता है ब्रेन, तो ब्रेन में और ब्रेन से जुड़ा हुआ जो नर्व है, जो कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन से जुड़ा हुआ जो नर्व को जो सूचना पहुंच रहा है, तो ये सारे चीज़ जो है, और आप लोग जानते हैं कि नर्व से जो सूचना पहुंचाने का काम करता है, बताए थे दो नर्व होते हैं ना, इंटरकॉस्टल नर्व हुआ और फ्रेनिक नर्व हुआ। डायफ्राम से फ्रेनिक नर्व होता है और इंटरकॉस्टल मसल से इंटरकॉस्टल नर्व होता है, जो दोनों जुड़ा हुआ रहता है। तो ब्रेन जो है उन्हीं दोनों द्वारा काम कराएगा ना, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, तो वही हुआ कि नर्वस कंट्रोल, यानी नर्व द्वारा ब्रेन जो है कंट्रोल। अब ब्रेन के अंदर कंट्रोल करने वाले कौन कौन से अंग है, तो बहुत सिंपल, और इस चीज़ को पहले तो दो अंग है, मेडुला और पोन्स। तो पहले ये कंडीशन देखना कि मेडुला कहाँ होता है, ये लोग सभी जानते हैं, सबसे लास्ट भाग होता है मेडुला ब्रेन का, हैंड ब्रेन का भी, यानी ब्रेन का भी लास्ट भाग है तो मेडुला, और इसी के ऊपर पोन्स होता है। तो ये दो भाग है, ब्रेन के केंद्र इन दोनों में है। अब ब्रेन के केंद्र इन दोनों में है, तो कौन कौन से केंद्र इन दोनों में है, ये यहाँ पर देख लो। मेडुला में जो है वो दो है, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सेंटर होता है, ये मेडुला में, मेडुला में जैसे मैंने लिखा है ना, मेडुला में इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर, तो ये मेडुला में है स्थित, ये हो गया। अब पोन्स, इसके ऊपर ये पोन्स है, और पोन्स में भी दो सेंटर है, तो वो दो सेंटर क्या है, देखो निमोटैक्सिक सेंटर और नॉस्टिक सेंटर। अब ये भी देखिए, जब डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो निमोटैक्सिक सेंटर जो है ऊपर ऊपर की ओर है, तो मतलब अपर पार्ट में है, अपर पार्ट ऑफ द पोन्स, ये जो है नीचे है नॉस्टिक सेंटर, तो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये डायग्राम देख के ही थोड़ा सा क्लियर हो गया। एक चीज़ और डायग्राम देख के क्लियर होगा, ये प्लस के मतलब स्टिमुलेट करने वाला, नॉस्टिक सेंटर स्टिमुलेट करता है, मतलब एक्साइटरी एक्शन होता है, उत्तेजित करने वाला, और माइनस का मतलब इन्विटरी, इसका इन्विटरी एक्शन होता है, यानी निमोटैक्सिक सेंटर है, इन्विटरी एक्शन होता है, और जब इन्विटरी एक्शन हो तो इन्विट किसको करेगा, इन्विट देखो ये हायर सेंटर हुआ ना ऊपर की ओर, तो ये इसको भी इन्विटरी मैसेज भेजेगा, और इसको भी नीचे वाले मेडुला को भी इन्विटरी मैसेज भेजेगा। तो इसलिए देखो ये यहाँ भी ऐसे शो कर रहा है, यहाँ ऐसे शो कर रहा है। तो ये जस्ट डायग्राम देख के इतने सारे लाइन्स आसानी से समझा जा सकता है।
तो ये नर्वस कंट्रोल में ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगा। अब आगे नीमोटैक्सिक, वही चीज़ बताएं नीमोटैक्सिक सेंटर का क्या है, तो थोड़ा सा ये मुख्य बातें हैं तो यहाँ लिखा हुआ है। और ये भी डायग्राम एक जस्ट उन्हीं की वही चीज़ को है, पोन्स है, और नीचे की ओर देखिए मेडुला हो गया, ऊपर ऊपर की ओर पोन्स हो गया, और सबसे ऊपर बताया तो नीमोटैक्सिक सेंटर है, ये ऊपर नीमोटैक्सिक सेंटर अपर पार्ट में, और नीचे जो है नॉस्टिक सेंटर ये नीचे है, नीचे ये फोर्थ वेंट्रिकल ये सब है। तो आपके मतलब कि ये दो चीज़ है, और मेडुला में यहाँ पर इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी सेंटर होता है, वो चीज़ है। तो ये चीज़ें तो नीमोटैक्सिस सेंटर में क्या, हम जैसा अभी बताएं कि उसमें था ना कि माइनस लिखा हुआ था, तो माइनस का मतलब इनविटरी, तो ये है इनविट मेडुला और कॉजेज। और इसके द्वारा होता क्या है, तो ये कॉजेज शॉर्टर एंड क्विक ब्रीथ। शॉर्टर मतलब ब्रीदिंग श्वास क्रिया शॉर्ट होता है, छोटा होता है, लेकिन तेजी से होता है, क्विक होता है, शीघ्र होता है। तो शॉर्टर और शीघ्र ये होता है। ये कहाँ है, इट इज लोकेटेड इन द अपर पोन, माने पोन्स के ऊपरी भाग में। तो ऊपरी भाग में हम बताएं कि सबसे ऊपर ये न्यूमोटैक्सिक है। अच्छा, हैव इन्वेटरी इफेक्ट ऑन द बोथ, हम बताए थे इन्वेटरी इफेक्ट होता है, तो नीचे की ओर इन्वेटरी इफेक्ट होगा, तो इंस्पायरेटरी और नॉस्टिक सेंटर दोनों पर इन्वेटरी इफेक्ट होगा, हम अभी बताए भी थे। और इट रेगुलेट द वॉल्यूम एंड रेट ऑफ रिस्पायरेशन। वॉल्यूम के मतलब वही हुआ कि कितने टाइम तक, तो छोटा इसलिए शॉर्टर लिखा हुआ है, और रेट ऑफ रिस्पायरेशन पर मिनट कितना ब्रीदिंग होना चाहिए, तो इन दोनों को ये कंट्रोल करता है। तो ये दो तीन चीज आसानी से याद करके लिखा जा सकता है। अब नॉस्टिक सेंटर का है, तो इसका देखिए उल्टा है ना, ये बताए थे, ये ऊपर लिखा हुआ था ना प्लस, तो जो प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब एस्टिमुलेट करने वाला है। तो ये वही चीज़ है कि एस्टिमुलेट मेडुला, ये मेडुला को एस्टिमुलेट कर रहा है, और मेडुला को एस्टिमुलेट करने से क्या होगा, ये था शॉर्टर, ये है लॉन्गर, यानी जो है लॉन्गर और डीपर ब्रीदिंग। ब्रिथ, ब्रिथ के मतलब श्वास, तो ये श्वास जो है लंबे श्वास और गहरे श्वास, ये दोनों के लिए नॉस्टिक सेंटर प्रभावकारी होता है। अगर हमें गहरे श्वास लेना है और लंबे टाइम तक श्वास लेना है, तो ये स्टिमुलेट होगा। और ये कैसे करता है इस चीज़ को, बाय स्टिमुलेटिंग द इंस्पायरेटरी सेंटर, ये स्टिमुलेट करेगा तो मेडुला को करेगा, तो मेडुला में के अंदर भी दो चीज़ है ना, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सेंटर, तो इंस्पायरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा। जब इंस्पायरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा तब जो है गहरा और लंबा और ब्रीदिंग श्वास लिया जाएगा। और ये पहले ये तो है नीचे भाग में स्थित होता है। तो ये पांचों बिंदु को याद करके आसानी से इसे जो है फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन, यानी इसको कह सकते तो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन पूछे, फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन पूछे, तो इस तरह से ये है। और डायग्राम जो इतना सब दिए हैं वो समझाने के लिए दिए हैं। इसमें से अगर आप कुछ चाहें तो डायग्राम आसानी से जो बन जाए उसको बना भी सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो आपको समझने के लिए सारे जगह जो है डायग्राम दिया गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।